दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब राज्य बना था। मेरे गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक चमक थी। वे कहते थे, अब हमारे बच्चे नौकरी के लिए भटकेंगे नहीं, अस्पताल भी पास होंगे। 25 साल बाद वही बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, अब तो नौकरी भी बिकती है, अस्पतालों में घूस भी मांगी जाती है। यह सिर्फ मेरे गांव की नहीं, पूरे उत्तराखंड की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। आज का विषय थोड़ा चुभने वाला है, पर जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस देवभूमि की जिसे 25 साल पहले सपनों से सजाया गया था, लेकिन आज वो घोटाला भूमि क्यों बन गई है? क्या वाकई भ्रष्टाचार ही हमारी एकमात्र उपलब्धि है? इस गर्मा गर्म चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी आवाज जो बेखौफ बोलती है और सच को सामने रखती है। श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। रावत जी, उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि छोटा राज्य बनेगा तो शासन अच्छा होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उत्तराखंड संवाद में 1966 में आप लोग का सभी का स्वागत है और आपको सभी को नमस्कार। मैं कुंवर सिंह रावत, रिटायर्ड ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, और अभी लाइव हूँ उत्तराखंड के अपने ग्राम पंचायत नौला से, तहसील विख्यासेन के पास। तो आज जो प्रश्न ओम प्रकाश जी ने पूछा है, जिसमें हमारा डिस्कशन होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अचीवमेंट की बात होती है कि आपने क्या उपलब्धि आपकी रही है, क्या मानना था, छोटा राज्य बनाने के पीछे क्या परिकल्पना थी। तो हमने 1967 में पंजाब से अलग होकर के हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य बना था। 1967 में तो परमार जी उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने काफी चीजें एक नए सिरे से की थी, जिसको कि देखिए उनकी संस्कृति भी जरा पंजाब से मिलती है, जो प्लेन एरिया की है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया की है, किन्नौर, भरमौर, शिमला ऊपर के साइड में, वो उनकी बिल्कुल अलग है। और वहां खरीद फरोख्त लगातार वहां से हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था, उस टाइम भी चल रहा था। तो मुझे किसी ऑफिसर से पता चला था कि भाई उन्होंने नैनीताल में बहुत सारी लैंड खरीद ली है, कई चीजें। तो करप्शन तो उस समय भी चला था, लेकिन यह कि वो करप्शन एक हाई लेवल पे रहता था और कम लोगों तक था। तो अब क्या हो रहा है कि नया राज्य बनना था। जिस दल ने, जिसने, हम दल वगैरह में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जिन समूह ने ये पूरी कोशिश की थी और मतलब सबको लेकर के साथ चले थे कि हमारा एक राज्य बने और एक अच्छा राज्य बनेगा, पहाड़ी राज्य बनेगा। तो वो राज्य बनने, और एक हिमाचल हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत था कि उदाहरण लगातार वो ऊपर की ऊंचाइयां बढ़ती जा रहे, मतलब ऊंचाई के शिखर पे जा रहा था। तो वैसे ही हमें भी लगा कि हिमाचल प्रदेश की तरह हमारा भी विकास होगा, और हम लोग भी यही चाहते थे कि हिमाचल की तरह हमारे भी मुख्यमंत्री इस टाइप के बने, जो कि पर्वतीय क्षेत्र के हों, पर्वतीय वो हों। तो गांव-गांव कई चीजें, ऐसी बातें पहुंचे, और गांव का विकास हो, जहां रोडें नहीं है, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, अवेलेबल हैं, या बहुत सारी चीजें, और स्कूल अवेलेबल नहीं थे, स्कूल उपलब्ध नहीं थे जगह जगह पे। बहुत परेशानियां ऐसे थी। तो उन चीजों को, मतलब उनका निदान होने के लिए एक पहाड़ी राज्य को मांगा गया था। तो अब क्या है कि उससे अब आप बोल रहे हैं कि ये राज्य की जो स्थापना हुई 2000 में, नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई, और ये आपको सभी को मालूम है। अब हम आज 25 साल करीब करीब सिल्वर जुबली जयंती मनाई गई है देहरादून जैसे शहर में। तो वो एक ऐसा लगता है कि एक तमाचा जैसा मारा जाता है पहाड़ी लोगों के ऊपर खास तौर पे। तो अब देवभूमि में क्या हो गया, ठेकेदारों के ऊपर, दलालों के अधीन नेताओं का नेटवर्क। और इसमें जहां तक की बात है, हम बहुत आगे भी बात करेंगे कि भाई
कौन सी चीज है जो कि हमें दीमक की तरह खा रही है हमारे प्रदेश को। तो मुझे लग रहा 25 साल में अभी हम उस ओर तो नहीं पहुंचे हैं कि जो हमने एक सपने सजाए थे वो तो उनमें से कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी थी वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए सब। और जो उसके बाद कहते हैं ना, युद्ध जीतने के बाद कोई जो आदमी जिंदा रहता है वही उसका भोग करता है। तो मुझे लग रहा है शायद वही चीजें हो रही हैं और बाकी और कुछ ऐसे लोग भोग कर रहे हैं जिनका कि उसमें वो शामिल भी नहीं थे, उनका कोई योगदान भी नहीं था। वो ही बस एक विडंबना है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे एक सपना था। एक ऐसा छोटा राज्य जहां सरकार जनता के करीब हो, शासन पारदर्शी हो और विकास तेजी से हो। लेकिन 25 सालों में यह सपना टूटता हुआ सा दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य के निर्माण के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देने लगी। जब राज्य बना तो पुराने राज्यों की व्यवस्था से अलग एक नई और साफ-सुथरी कार्य प्रणाली की उम्मीद थी। लेकिन नेताओं और अफसरों ने सत्ता और पैसों के लालच में इस नए अवसर का दुरुपयोग किया। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बजाय अपने लिए एक ऐसा भ्रष्टाचार का नेटवर्क तैयार कर लिया जो राज्य के हर हिस्से में फैल गया। छोटे राज्य का फायदा यह होना चाहिए था कि सरकार हर गांव तक आसानी से पहुंच पाए, लेकिन इसके बजाय ठेकेदारों, बिचौलियों और दलालों का नेटवर्क हर गांव तक पहुंच गया। यहाँ तक कि छोटे-छोटे विकास कार्यों जैसे सड़क, पुल या स्कूल बनाने के ठेकों में भी बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी शुरू हो गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में जवाबदेही की कमी थी। सत्ता में बैठे लोग जानते थे कि उनका कार्य प्रणाली पर कड़ी नज़र नहीं रखी जाएगी, जिससे वे आसानी से जनता के पैसों का दुरुपयोग कर सकेंगे। इसी मिलीभगत ने भ्रष्टाचार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिससे राज्य की पहचान देवभूमि से बदलकर घोटाला भूमि जैसे लगने लगी। रावत जी, आपने सही कहा। अब लोग मजाक में कहते हैं कि हमारे राज्य का असली विकास घोटालों की संख्या में हुआ है। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे? देखिए 25 वर्ष में मुझे लग रहा है शायद घोटालों की जननी बन गई है उत्तराखंड। और हम लोग एक बीमारू राज्य जो होता था ना पहले, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे करके, वो सब, बाकी तो मध्य प्रदेश वगैरह सब निकल गए। बिहार आज वहीं का वहीं रहा है। तो बिहार में सारे वो होते हैं करके, उस मुझे लग रहा है हमारे यहाँ शायद तो सुपर बिहार बन गया है। सुपर बिहार को हम गाली नहीं दे रहे, बिहार को वो नहीं कर रहे। तो उत्तराखंड एक उसमें कन्वर्ट हो गया है। ये घोटालों का प्रदेश हो गया है, जबरदस्त घोटाले। अब इसमें घोटाले, कितने घोटालों का कर, रोजाना एक नया घोटाला आता है। अब बताइए, आंगनबाड़ी में से भी आप खाना खा लेते हो, उसका भी घोटाला है। भर्ती घोटाला इतना जबरदस्त है कि विधानसभा की भर्तियां, ये भर्तियां, वो भर्तियां, और जो एक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया है, उसके बारे में तो मत पूछिए। बस क्या, उसके तो पेपर लीक, सब कुछ लीक, एवरीथिंग लीक। यानी वो जो उसके सर्वे सर्वा थे वही शायद पेपर छपवाने के लिए किसी को देते थे, वही सब लीक कर देते। तो उनको भी अब उन्होंने कितने आदमी अपने भरे। अब मैं वही बात पे आगे आऊंगा कि ये जो इन्होंने भर्तियां की ना, वो वाली, उसी की वजह से घोटाला प्रदेश बन गया है जबरदस्त, जो स्टार्टिंग में। और उसके बाद ये खनन माफिया है। खनन माफिया क्या कर रहा है ये सारा, हम कहाँ से लें बताइए। आप हरिद्वार से ले लीजिए, आप हमारा ये रामनगर का कोसी वाला ले लीजिए, गोला का ले लीजिए। इधर ये रामगंगा में तो जरा सा अलाउड नहीं कर रखा है, इधर की साइड में जरा इसका रेता भी इतना बढ़िया नहीं है शायद उस तरह से। और बाकी जहां जहां से खनन है, और वो बेताल घाट की जो स्थिति है, वो तो बिल्कुल रात को सोना बड़ा मुश्किल हो गया बता रहे। तो खनन से टोटली माफिया। अब खनन के जो सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि हमारे यहाँ खनन से बिल्कुल खजाना भरा हुआ है। अब कितना खजाना भरा है ये तो देखने वाली बात है। ये तो कोई ऑडिट वाले ही बता सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट जब कह रही है तो उसको मानना पड़ेगा, खजाना भरा हुआ है। तो अब उस तरह से नदियां खोखली कर दी। अब जो जितनी भी बाढ़ आई है, जितना वो आया है, ये सब इसी वजह से तो आया। और वो पुल कोटद्वार में तो एक पुल टूट गया था एक खनन की वजह से। उसके नीचे का पिल्लर से वो करते नदी का कटाव होता रहा, बस आई तो खत्म हो गया। तो ऐसी कोसी में, गोला में, ये सारी जगह। और दूसरी बात ये है कि
खनन माफिया तो है ही, एक खड़िया माफिया भी है, एक खड़िया माफिया। उसका सुना गया है बागेश्वर में खड़िया की खदानों से निकाल के सारे, वो कभी भूकंप आ सकता है, वो बागेश्वर के क्षेत्र में सारा वो पानी अंदर घुस गया। उनके जो मकान है उनमें सारी दरारें पड़नी स्टार्ट हो गई। खड़िया माफिया वो कॉस्मेटिक में यूज होता है। यहाँ से बंगाल का कोई उद्योगपति है, वो यहाँ से सामान ले जाकर के कहीं शाहजहांपुर में या पता नहीं कहाँ पे प्लांट लगा रखा है, वहां पे वो उसको बनाता है। तो वो भी अंधाधुंध, उसके बारे में तो शायद बहुत कम आता है। तो वहां लोगों को बीमारियां होने लग गई हैं कई, या तो उससे कुछ हॉस्पिटल खोले जाते हैं या कुछ किया जाता है, जो कहाँ जा रहा है क्या है। अच्छा, उसके बाद है जो NHAI का है, नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी है, उसने 4 धाम परियोजना पहले तो बोला था ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब है कि हर समय वो चलती रहेगी। अब उसको कर दिया 4 धाम योजना। 4 धाम परियोजना का मतलब है कि उत्तराखंड में ही वो 4 धाम है जिससे कि आपको पुण्य मिलेगा। तो उसमें भी वो कितना हो रहा है अभी, 25,000 करोड़ का तो सुना है कि इधर का बजट था। अब उसमें कितना 15,000 करोड़ का था, वो शायद 25,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है 4 धाम योजनाओं के लिए। वो बिल्कुल सारे टूट गए, फिर पैसा लग रहा है, फिर पैसा लग रहा है। अब उसकी क्या बातें हैं, उसमें फंडिंग की इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी जबरदस्त फंडिंग आ रही है कि बस वो निर्माण कार्य जो घटिया यूज करना, उसमें किस टाइप के कंपनीज को ठेका दिया गया है, क्या ठेका दिया गया है, और वो उस लायक है भी नहीं है। फिर उसके बाद आयुष्मान घोटाला, 232 करोड़ का एक आयुष्मान घोटाला, ये आपने मतलब ये भी चीजें सामने आई हैं। मैं तो एक 232 घोटाला, 232 करोड़ का एक घोटाला एक और भी है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। वो भी अभी ये कल परसों ही उजागर हुआ है। वो तो ये 232 करोड़ का आयुष्मान का घोटाला, हेल्थ में सारी हेल्थ की व्यवस्था जीरो ऑलमोस्ट। मतलब पहाड़ी एरिया में तो बिल्कुल पनिशमेंट पूछते हैं। आज ही कुछ डॉक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए गए। अभी भुवन कटक जी चकोटिया से, उन्होंने कुछ अनशन भी करने की तैयारी की थी कि भाई वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है। चकोटिया की जो सामुदायिक हॉस्पिटल है, जो केंद्र है, और वैसे ही यहाँ पे था, यहाँ कुछ टेम्पररी डॉक्टर चले थे, कुछ रानीखेत में ज्यादा टाइम देते थे, यहाँ कुछ ऐसे करके अब 1-2 डॉक्टर आए हैं। लेकिन वो सिंपली पनिशमेंट वाले डॉक्टर हैं, जिनको कि 1 करोड़ का इन्हें तो हर्जाना भरना पड़ेगा, वो बॉन्ड भर रखा उन्होंने। अब वो जब MBBS आता है तो उसको क्या है कि एक नया बच्चा होता हो, उसको तो आगे सीख रहा होता हो, 2 साल 5 साल पुराने स्पेशलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं। अब उनमें भी शायद घोटाले आ रहे हैं। आयुष्मान घोटाला तो एक अलग ही जग जाहिर है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों को कुछ दे रखा है, वो बिल पे बिल नकल, मतलब डुप्लीकेट बिल बनाना, ये करना। मतलब आप जहां जाएंगे उनकी गिनाएं तो एक तो आयुष्मान के ऊपर ही एक वीडियो बन जाएगी, वो भी तब भी कम रहेगा यदि आप पूरे दिन भी बोलते रहेंगे तो। और तो वो किसके ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, विकास की जो कागजों में सब कार्रवाई आपके लिए बस ये हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि गवर्नमेंट की फंडिंग है, NHAI में फंडिंग आई थी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, फिर पैसा लग गया, देखने के लिए कौन गया कोई पता नहीं है। अब इतनी आपदा आई है तो आपदा में सारे के साथ, कल ही मुझे लग रहा है शायद मध्य प्रदेश ने या राजस्थान ने 5 करोड़ रुपया उसमें दिया, और अलग से 415 करोड़ रुपया शायद ये उत्तरकाशी वगैरह में जो आपदा आई है उसके लिए पैसा इनको जारी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अब कितना घोटाले उजागर करें, आंगनबाड़ी में घोटाला, वर्दी में घोटाला, और यानी इवन आप जो भी कोई भी है, मुझे लग रहा है शायद कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट, यदि उसने कोई घोटाला नहीं किया तो वो शायद उसने कुछ नहीं किया सर्विस में। तो मीनिंग ये हो गया है कि हमारा एक घोटाला प्रदेश बन गया है हर चीजों में। कितनी लंबी लिस्ट बताई जाए तो इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इसको इतना ही बताएंगे। जी, मजाक तो हो ही गई है, हमारा प्रदेश मजाक ही बन गया जी। रावत जी, लोग पूछते हैं कि आखिर ये 232 करोड़ जैसे बड़े घोटाले हो कैसे जाते हैं? इतनी बड़ी रकम एक दिन में तो उड़ नहीं सकती, इसके पीछे क्या खेल होता है? ये आपने प्रश्न बहुत जोरदार है। क्या करें, आज 232 करोड़ का आयुष्मान घोटाला तो है ही, उससे अलावा एक अभी 2 दिन पहले एक घोटाला और आ गया है, वो भी आयुष्मान घोटाला तो फिर भी ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये केंद्र सरकार का घोटाला हो गया जबरदस्त, केंद्र सरकार का। अब केंद्र सरकार के लोग भी जो यहाँ पे डिप्यूट हैं, वो भी शायद घोटाले में शायद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वातावरण क्रिएट ऐसा हो गया। जब
उत्तराखंड के ऑफिसर डेपुटेशन पे सेंट्रल में आते हैं, तो वो शायद बिल्कुल एक डर के उसमें आते हैं और एक सीख जाते हैं कि हाँ यार, यहाँ कोई घोटाले सेंटर में नहीं हो पाएंगे। तो वहां घोटाला, जो ईमानदार भी होगा वो भी घोटाले में ही संलिप्त हो जाता है, मतलब इंक्लूड हो जाता है। तो ये घोटाला अभी क्या हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात है, 2 साल से उसमें 232 करोड़ रुपया करीब करीब रिलीज हुआ है। 232 करोड़ से मुझे तब याद आया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करना था, एक टर्मिनल बनाना था जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट में, एक टर्मिनल जिसके की टेंडर वेंडर इशू होने थे और उनको पेमेंट करना था। मतलब ऐसा है कि उसमें बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन 2 साल में उन्होंने 232 करोड़ का, या हो सकता है पहले से, इतना घोटाला कर दिया, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया, अब उसमें उस ऑफिसर को, उसका नाम शायद राहुल विजय या कुछ ऐसा नाम है, कुछ ऐसे, वो फाइनेंस ऑफिसर है नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का, हाँ नहीं नेशनल नहीं, NHAI नहीं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। जब उन्होंने पूछा गया भाई ये पैसा गया कहाँ, पैसा गया, तो उससे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैंने तो, होगी ये गलती म्यूचुअल फंड में उससे, ये तो कोर्ट में बोला है उसने, अरेस्ट करके जब ले गए हैं कोर्ट में बोला है। अब बोल लीजिए, जेल में डाल लीजिए, 232 करोड़ आदमी कहाँ ले गया। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं वो तो शायद ऐसा नहीं करती हैं, वातावरण वहां पे भी ऐसा हो गया है। वो देहरादून का वो पता नहीं क्या बन गया है, समझ नहीं आता। उससे पहले एक और स्मार्ट सिटी मिशन का घोटाला तो है ही जबरदस्त, वो भी, वो शायद, ये तो 232 करोड़ का कह रहे हो, वो 1,000-1,500 करोड़ का है। वो कैसे घोटाला है, वो भी जबरदस्त घोटाले में से एक है। अब वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन ने 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ तो बहुत पहले बोले थे, अब 1,500 करोड़ शायद उसको रिलीज कर दिया था। तो उसके बाद उसकी जब चेकिंग हुई, कि चेक करने के लिए गए, तो रैंकिंग जब इशू हुई है ना, उसकी रैंकिंग, देहरादून की रैंकिंग 97 पे, 100 में से 97। अब उनको ये है कि हमारे पीछे 3 सिटी और हैं, वो भी सेंटर का पैसा है, लेकिन वो स्टेट को जाता है, स्टेट उसको, पूरा देहरादून का एरिया सारा खोद रखा है, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, कोई कैसी प्लानिंग कर रखी है। तो इसको क्या क्या बताएं, ये जो एजेंसियां जो है ना, टाइमली, हम क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बजट इशू होता है 25-25% के हिसाब होता है, मतलब साल भर में यदि 100% आपको बजट देना है, तो आपको 4 क्वार्टर में बांधा होता है। 4 क्वार्टर के हिसाब से वहां पे, अब जो साल खत्म हो गया उसका ऑडिट भी आता है बकायदा, यानी आपको 25% अभी खर्च करना है। ये नहीं कि 25% आपने इस क्वार्टर में खर्च नहीं किया तो आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। उसके बाद यानी आपको प्लानिंग करनी है पहले ही, उसकी प्लानिंग के अनुसार ही आपको बजट मिलता है। यदि प्लानिंग इंप्लीमेंट नहीं होती तो ये आपको देखना है। तो एजेंसियां उसके बाद आती हैं, 4-4 ऑडिट आते हैं, खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या कितने ऑडिट आते हैं पता नहीं, जो सेंटर के जो पैसा आता है उसका CAG ऑडिट तो होता ही है, उसी में ये शायद पकड़ में आते हैं कि इतने घोटाले हुए CAG के मार्फत ही। और वहां पे एक दूसरे, जो वहां की जांच एजेंसी है वो क्या कर रही है, वहां की ऑडिट का सिस्टम क्या कर रहा है, वो कैसे पकड़ता है, कहाँ पकड़ता है, मुझे नहीं लग रहा वो कुछ पकड़ पा रहा है करके। जब ये बड़े बड़े ऑडिट होते हैं साल में, तो हमने मंत्रालय में काम किया, तो मंत्रालय कोऑर्डिनेट, जो ऑडिट पार्टी आती थी उसको कोऑर्डिनेट करना होता था, मैं ही कोऑर्डिनेट करता था बकायदा अपने डिवीजन का। तो वहां भी एक बार तो 100 करोड़ का एक ऑडिट पैरा बनाया था, कि उन्होंने कहा आपने पैसा मांगा, खर्च क्यों नहीं किया। तो ये बताइए, वो पैसा, यहाँ तो पैसा खर्च हो जाता है और कहाँ खर्च होता है ये पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट पार्टी खास तौर पे इसको चेक करे, और आई मीन वो जहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं वहां जाए, और तभी इसका पता चलेगा। स्टेट की एजेंसियों पे शायद मुश्किल है भरोसा करना। जी दोस्तों, इतने बड़े घोटाले के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित सिस्टम की मिलीभगत होती है। यह भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल है जो कई स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले योजनाएं बनाते समय ही उनमें अनियमितताओं की गुंजाइश छोड़ दी जाती है। आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं ताकि ज्यादा फंड आवंटित हो। उदाहरण के लिए किसी काम की लागत को वास्तविक से कई गुना ज्यादा दिखाया जाता है। इस खेल के मुख्य किरदार नेता, अफसर और ठेकेदार होते हैं। नेता परियोजनाओं की मंजूरी देते हैं, अफसर कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं और ठेकेदार काम को अंजाम देते हैं। तीनों के बीच कमीशन का हिस्सा तय होता है, जिससे यह पूरा सिस्टम चलता रहता है। काम चाहे आधा अधूरा हो या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो, फाइल में उसे पूरा और गुणवत्तापूर्ण दिखाया जाता है।
अक्सर इन घोटाला की जानकारी होने के बावजूद जांच एजेंसियां तब तक सोई रहती है जब तक जनता का दबाव या मीडिया में हंगामा नहीं मचता। राजनीतिक दबाव और मिलीभगत के कारण ये एजेंसियां छोटे-मोटे लोगों को पकड़कर दिखावा करती है, जबकि बड़े मगरमच्छ और शार्क आसानी से बच निकलते हैं। सरकारी खर्चों पर निगरानी रखने वाले ऑडिट विभाग या तो कमजोर होते हैं या फिर उन्हें इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल कर लिया जाता है। समय पर ऑडिट ना होने और गड़बड़ियों को नजरअंदाज करने से घोटाले आसानी से छिप जाते हैं। यह सब एक दिन में नहीं होता, बल्कि सालों से चल रहे इस खेल का नतीजा होता है। रावत जी, आपने बहुत सही बात कही। जनता भी कहती है हम सरकार बदलते हैं और हालात नहीं बदलते। क्या इसका मतलब जनता भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है? देखिए, ऐसा है, जनता के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब आप ये बताइए, क्या गांधीवादी टाइम आपने देखा होगा तो शायद पहली जब लोकसभा थी तो कहते कि शायद किसी के सिर पे कोई सिर ऐसा नहीं था जिसपे टोपी ना हो, गांधी टोपी। तो गांधी टोपी वाले जो लोग थे वो उनमें एक शर्मिंदगी थी, मतलब कई चीजें, ईमानदारी थी, ईमानदारी से ये काम करते थे। और वो ये काम नहीं होता तो वो एक अपने उस पर वचन देते थे, वो कहते वचन देते हैं। और तो वचन का मतलब होता है प्राण जाए वचन ना जाए, वो वाली बात है। तो वो कहते हैं भाई कैसे भी हो ये काम होना चाहिए उनके तरफ। ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि सरकार बदल जाती है, सरकार कहाँ बदलती है? मुझे तो नहीं लगता सरकार बदलती है। यदि आप किसी भी पार्टी की सरकार है, आज भी आप यदि वर्तमान सरकार को देखते हैं, हम क्रिटिसाइज वर्तमान सरकार को नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं, मैं 4 जो मिनिस्टर हैं उनको आप देख लीजिए, उनके नाम 4 तो वो पहले कांग्रेस में थे, अभी ये 4 बीजेपी के हैं, तो 4 और 4 8 कैबिनेट में चल रहे हैं, अभी 4 सीटें खाली हैं। तो उनमें से ये आप देख लीजिए कि ये तो मैं तो एक समझता हूँ कि एक सामूहिक गवर्नमेंट है। तो आप आपके पास ऑप्शन क्या है बताइए इन पार्टियों से अलावा? जो दूसरी एक समूह था, वो एक और पार्टी थी, वो पार्टी कहाँ गई, किधर गई, कुछ पता नहीं है उसका। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है, काम करने वाले नीचे कौन है? अब ये तो दल बदल गए, दल के साथ जो नीचे करने वाले ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, उसको आपने कैसे रिक्रूट किया है? मैं इवन आईएएस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस ऑफिसर को तो जैसा एटमॉस्फेयर में आप डालोगे वैसे डल जाते हो। उनकी बात, उनको ट्रेनिंग ऐसी मसूरी में होती है कि आपको जैसा वातावरण है वैसे, वो आदिवासी एरिया में तो आदिवासी जैसा उनके साथ भी काम कर सकते हैं। जो फ्लुएंट लोग हैं यानी बहुत समझदार लोग हैं उनके साथ भी काम कर सकते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा बन गया है। अब उसमें क्या है कि जो आपने अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो रिक्रूट किए थे, वो सारे के सारे किस मतलब घोटाले से, नकल होने से, ये ऐसे होने से जो किए तो उनकी ईमानदारी संदिग्ध है। तो कैसे होगा? काम करने वाले तो नीचे वो है। मैंने एक नेता को, एक एमएलए को सुना था कि वहां सेक्रेटेरिएट में शायद फाइल चलाने के लिए भी कुछ मांग करते हैं, बताइए। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का वो नहीं ले रहा हूँ, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज का डिजिटल का टाइम है, मैंने भी मिनिस्ट्री में काम किया है, तो मिनिस्ट्री में ऐसे ऊपर से आदेश हो गया आपको काम करना है। अब जब आईएएस ऑफिसरों से काम करने का जो तरीका है, मैंने वही बोल रहा हूँ कि तंत्र जो है आपका, जो सिस्टम है पुराने, उनको आप ट्रांसफर, देखिए आईएएस ऑफिसर को आप दिल्ली भेज सकते हो, लेकिन वो आपके कैडर के हैं तो उनको आप कह सकते हो कि दिल्ली में आपको भेजा जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन दूसरे स्टेट में उनको भी नहीं भेज सकते हो, आप कैडर आपको उत्तराखंड का दे रखा है, ये है। और दूसरी बात, वो अंदर ही रहेंगे। ये इस डिपार्टमेंट से दूसरे, यानी परिवहन डिपार्टमेंट से आप दूसरे पीडब्ल्यूडी में चले जाइए, पीडब्ल्यू से फाइनेंस में चले जाइए, फाइनेंस से आप जल जीवन मिशन के उसमें चले जाइए, कभी आप इसमें चले जाइए, कभी उसमें चले जाइए, वो सब उधर उधर रोटेट होते रहते हैं। तो अब उनकी ईमानदारी कैसी है? मैं नहीं कहता भाई ईमानदार भी होंगे, ऐसी बात नहीं। अब वो जब 75%, 80%, 90% लोग ऐसे हो गए तो वो सारी चीजें। दूसरी बात, आपका जो ये सॉल्यूशन का जो मामला बताएंगे, आप आगे पूछेंगे, तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें कौन सी डिपार्टमेंट ऐसा है, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सब जगह, इवन अभी हमने रिकमेंड किया था, जैसे हल्द्वानी जैसे एरिया में एक कुछ वाक्य ऐसा हुआ था, वहां पे पुलिस वाले उनका सामना भी नहीं कर पाए थे जैसे तैसे। तो हमने बोला था कि आप जो
क्या नाम है उनकी 10% का ये उनको अग्निवीर को दिया है इन्होंने भी, वो मान लिए बात, वो बात सही है। अग्निवीर यानी जो कि 25% या 50% निकल बाहर इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, वो सीधा यहाँ आएंगे, वो गवर्नमेंट ने मान लिया, वो अच्छी बात है फ्यूचर के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी को आपको सुधार करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ही हमारे लीडर बैठे हुए, वो डिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। ब्यूरोक्रेसी आपकी सही होनी चाहिए, चाहे वो नीचे का बाबू हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे ऊपर का हो। इवन मैं तो सफाई कर्मचारी बार बार इसलिए बोलता हूँ कि शौचालय बना रहेगा, उसको सफाई कितनी बार करता है, क्या ड्यूटी है, कितना पैसा मिलता है, इसका एक कैलकुलेशन होता है इस सारी चीजों का। तो जितना जितना बोलिए उतना ही कम है। रावत जी, ये बात सही है कि जनता भी कहीं ना कहीं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जनता की जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो बातों में दिखती है। चुनाव के दौरान जनता अक्सर मुद्दों को छोड़कर जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं में बहकर वोट देती है। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वे उसी भ्रष्ट नेता को चुन लेते हैं जो उन्हें किसी छोटे मोटे फायदे का लालच देती है। जब तक जनता एक स्वच्छ छवि वाले और ईमानदार उम्मीदवार को चुनने को प्राथमिकता नहीं देगी, तब तक कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। हम में से कई लोग छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी खुद रिश्वत देते हैं, चाहे वह सरकारी दफ्तर में कोई फाइल आगे बढ़वानी हो या पुलिस थाने में कोई काम करवाना हो। हम खुद इस भ्रष्टाचार के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम खुद रिश्वत देते हैं और लेते हैं, तो हमारे पास भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की नैतिक अधिकार कम हो जाता है। जनता की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह एकजुट होकर आवाज नहीं उठाती। जब कोई घोटाला सामने आता है तो कुछ दिन हंगामा होता है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। नेता जानते हैं कि जनता की याददाश्त छोटी होती है और वे आसानी से अगले चुनाव में उन्हें लुभा सकता है। अगर जनता लगातार 5 सालों तक भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाए रखे और नेताओं को जवाबदेह बनाए, तो बदलाव निश्चित रूप से आएगा। रावत जी, केंद्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि राज्य सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार की रफ्तार नहीं रुकती। देखिए केंद्र सरकार की भूमिका है, उत्तराखंड तो सांस ले रहा है, केंद्र सरकार के फंड से ले रहा है। उत्तराखंड के पास तो मुझे लग रहा है पैसा है ही नहीं। वो हर चीज में, मैं जहां भी यहाँ पे जल जीवन मिशन का वो पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज अब वो 10% का इनका वो है कि भाई 10% का हम अंश देते हैं, बाकी 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से पैसा आता है। तो केंद्र सरकार को ये देखना पड़ेगा कि भाई आप हर साल इसको ऑडिट कराइए। जब तक वो पहले वाला ऑडिट नहीं होता है, जैसे ही मान लीजिए साल कंप्लीट होता है, यानी 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो जाता है, तो आप तुरंत टीम गठित कीजिए और यहाँ पे हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, जितने भी उत्तराखंड के डिपार्टमेंट हैं उनमें वहां पे देखिए उनके डॉक्यूमेंट, और उसके बाद साइट को विजिट कीजिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो ये क्विक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री में तुरंत जैसे नया साल स्टार्ट होता था उसके बाद ही वहां पे 4 ऑडिट आते थे। 4 ऑडिट, जो 2 इंटरनल ऑडिट थे, 2 एक सीएजी का ऑडिट तो बाद में आता था, एक जो और एक आउटर ऑडिट होता था, 2 इंटरनल ऑडिट। मतलब आपको लगातार वो उनका काम 1-2 महीने के अंदर समाप्त हो जाता था कि ये ठीक है नहीं है, और तुरंत बताते पिछले साल के मिस मैनेजमेंट आपका ये रहा, और यदि आपका ज्यादा बड़ा है तो उसका ऑडिट का वो आता था। तो वैसे ही केंद्र सरकार इसको तुरंत अपने पैसे को, 90% का जो पैसा है, हम नहीं कहते हम 10% का पैसे का आप हिसाब दे लो, आप सिर्फ 90% के पैसे का, जो आपका केंद्र सरकार का पैसा है उसका हिसाब लीजिए। उसका हिसाब लेने से आप चाहे उसको सीबीआई टीम कैसे भी, पहले तो ऑडिट का मामला है, ऑडिट करें, पहले तो इंटरनल ऑडिट करें, नहीं तो उसके बाद फिर केंद्र सरकार के सीजी का ऑडिट तो आता ही है, लेकिन उससे और भी टीमें गठित करनी चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसे मॉनिटर करने चाहिए 90% जो पैसा हमारा कहाँ गया, कहाँ पे लगा, वो उनको दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कहीं उत्तरकाशी साइड में बोला जी ये तो सारा पुल भी ढह गया, खत्म हो गया, वहां तो 25-30 फीट तो मुझे लग रहा है नीचे दब गया वो सारा का सारा। वहां क्या बना था क्या नहीं बना था कुछ पता ही नहीं है। अभी वो वहां भी पता चला कि कंपेंसेशन इतना आया, सिर्फ 6 बॉडी रिकवर हुई है। तो अब भ्रष्टाचार का मामला, उसके लिए पैसा नहीं आएगा क्या? उसको चेक करना पड़ेगा वो पैसा किसके पास चले गया। आपने 6 लोगों को हरजाना दिया या बाकी और लोगों को भी दिया, उनकी कितनी वहां प्रॉपर्टी थी, क्या थी,
कुछ रिकॉर्ड जो अवेलेबल है उसके अनुसार कितना बांटा गया, किस तरह से, कहाँ गया वो पैसा, कहीं वो केंद्र सरकार के पास वापस लौट के आया है या नहीं आया, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और इसको फास्ट ट्रैक में मैंने बताया ना, उसका सिंपल तरीका है, जैसे ही मार्च कंप्लीट होता है, अप्रैल 15 तक, अप्रैल के महीने फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ऑडिट की टीम आ जाए, भाई बताओ आपने कहाँ पैसा खर्च किया, और आपने पैसा खर्च ही नहीं किया तो वो भी बने। मान लीजिए आपने पैसा ही वापस वहीं रख दिया और पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है आप मतलब एलिजिबल नहीं है, आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं है, जो कि आपने कुछ काम ही नहीं किया तो आपकी सैलरी में से काटा जाए। तो इस तरह से, क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया तो आपको 2-2 लाख की सैलरी क्यों दें, बताइए। और दूसरी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर हैं, वो ऑफिसर अपने तरीके से काम करते हैं, उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट के वो हेड है, भाई आपकी जिम्मेवारी रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि भाई आप, नहीं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आपको ये डिपार्टमेंट को पूरा चेक कीजिए, चाहे स्टेट में जाके चेक कीजिए। अब यहाँ पे कोई जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ तो इन तहसीलों में कोई आता ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी की हालत देखिए, रोड सारा, मुझे लग रहा है फंडिंग शायद कितनी बारी, कोई कह रहा था कि इसके फंड्स कितनी बार यूज हो चुके हैं, कहाँ चले गए, गड्ढे के वहीं है। यहाँ तो 10 साल के 16-17 में ये हॉट मिक्स रोड बनी थी, उसके बाद अब बनी है, अब भी वो भी आधी बनी है, आगे की साइड में बनी नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका फंड्स, हर साल का फंड्स कहाँ गया, कौन खाता है उस फंड्स को? तो ये तो उसके मतलब अपने स्रोत से, एडीबी से मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरा ही नॉलेज होता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, उसका भी तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जब आपका रेवेन्यू इतना इकट्ठा हो नहीं पा रहा है, कहाँ से आप वापस दे नहीं पा रहे हैं? आप 12,000 करोड़ से लेके, जब उत्तराखंड स्टार्ट हुआ था, यानी जब वो नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, उनको बोला था 12,000 करोड़ की लायबिलिटी आपकी उत्तर प्रदेश से दे दिया गया था, तो वो बढ़ के 90,000 करोड़ हो गया है। बताइए तो क्या स्थिति होगी? तो ऐसे करके बहुत आसान है, उसको जो जैसे सेंटर में काम होता है वैसे यहाँ स्टेट में काम कराई, उनके ऊपर से मतलब वो स्ट्रिक्टली वो नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर केंद्र सरकार सक्रिय हो तो राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा और वे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मजबूर भी होंगे। केंद्र सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विशेष प्रबंध कर सके। रावत जी, 25 सालों की जो उपलब्धियां अभी तक हमने बताई हैं, इनको हल करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, 25 साल की उपलब्धियां हमने बता दिया, एक सारे घोटाले के घोटाले नजर आते हैं, कोई उपलब्धि तो कुछ नजर नहीं आई। अब सिल्वर जुबली क्या मनाई इन्होंने, किस तरह से मनाई, उसमें भी फिर पैसा खर्च कर दिया, उसका भी टेंडर दिया होगा, तो उसमें भी घोटाले हुए होंगे। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां कोई बगैर घोटाले के उत्तराखंड सरकार। अब ये उत्तराखंड चल कैसे रहा है, ये कहते हैं ना ये देवी देवताओं का वास है, शायद यही चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए ना मैं आपको सोल्यूशन सीधा बताऊंगा, एक सिंगापुर का सोल्यूशन बताऊंगा। सिंगापुर एक कंट्री है और जिसका कि एशिया में नंबर 1 पे पर कैपिटा इनकम है, और शायद वर्ल्ड में वो थर्ड रैंक पे है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। 1960 में जो हमारी स्थिति अभी है ना, 1960 में सिंगापुर की भी यही स्थिति थी। वहां बहुत करप्शन था, लूट खसोट, हर जगह रिश्वत, हर जगह ये, हर जगह मतलब ये स्लम कॉलोनी बनना, हर जगह से चरस गांजा, और कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं था जो गलत बिजनेस में और लगे हो करके, मतलब अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं था। तो वो जो वहां के प्रधानमंत्री ली थे, उन्होंने एक सख्त कानून बनाया कि आज के बाद जो भी कुछ गड़बड़ करेगा उसको, मतलब आज की उस समय की स्थिति के हिसाब से बोला था 10 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी। मैंने आपको पहले भी सुझाव दिया कि उसमें कोई आदमी छोटा बड़ा कोई भी पकड़ा जाएगा, 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी उस पर। वो सीधा पैसा उसको अपने उसमें जमा करे, तब उसको छोड़ा जाएगा। आगे भी उसको डाउटफुल उसकी सर्विस बुक में लिखा जाएगा, यानी जो सरकारी कर्मचारी है उसके उसमें लिखा जाएगा ये आगे उसके लिए ठीक नहीं है, मतलब ये आगे प्रमोशन के लिए। और दूसरी बात है, उनको स्ट्रिक्टली एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो लूट खसोट का कुछ पैसा तो खजाने में वापस आएगा, और ऐसे कर्मचारियों से भी छुट्टी मिलेगी, और उनको तुरंत 56 जे लगा करके उनको आप बैठा सकते हैं। और दूसरी बात,
ये है कि हमें जाना पड़ेगा गुजरात का मॉडल। जैसे कहते हैं ना, गुजरात के मॉडल को कुछ हल्ला मचाते हैं। मैं मोदी जी का मॉडल को देखता हूँ कि मोदी जी जब शायद अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर में 2001 में वहां गुजरात में गए थे। गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि वहाँ बिजनेसमैन, जैसे हमारे यहाँ देवी देवता लोग चलाते हैं, वैसे ही वहां पे बिजनेसमैन के लोग गुजरात को चला रहे थे जिस तरह से भी। लेकिन इन्होंने, मैंने कई एग्जांपल दिए, सूरत बोर्ड, बड़ोदरा बोर्ड, अहमदाबाद के विद्युत बोर्ड के बारे में। वहां की हालत बहुत खराब थी, आज स्थितियां बहुत सुधरी हैं। तो देखिए, जब ये आए तो उससे पहले श्रीकांत पटेल, शायद कृष्णकांत पटेल नाम से शायद मुख्यमंत्री थे इनके जाने से पहले गुजरात में। और 2001 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज और कच्छ में, जबरदस्त। उसके बाद उनको हटा करके मोदी जी को वहां भेजा गया था। मोदी जी ने जब वहां पे संभाला तो उनका एक वाक्य मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने बोला जाते ही कि कच्छ और भुज में सारे ऑफिसर, हमारी कैबिनेट की जो मीटिंग होगी और सारे आईएएस ऑफिसर सारे जाएंगे डिपार्टमेंट के, उनको बोल दिया गया, और सारे कच्छ और भुज में चलेंगे। उन्होंने बोला सर वहां मीटिंग होगी, बोल रहे हैं वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सारा कोलैप्स हो गया। अब मान लो 26 जनवरी, तो ये अक्टूबर में आए, तब तक इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था कुछ पता नहीं। तो जो भी बनाया था उन्होंने कहा टेंट लगाइए। वो सर वहां तो दिन में गर्मी बहुत होती है। कोई बात नहीं, गर्मी होती है तो चलिए, गए वहां पे और सारे ऑफिसरों को, इवन आईएएस ऑफिसरों को भी पीछे लगा दिया, जाओ कितने बच्चे किस हालत में क्या है, कितने स्कूल जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे, शाम को रिपोर्ट दो मुझे। ये खुद मुख्यमंत्री होके खुद ही मॉनिटर करते थे, और चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो पूरा इनका सहयोग करते थे तब जाके। तो इन्होंने आज 2014 में ये प्रधानमंत्री बन के आ गए, तो 2014 में वो स्थिति में ले आए। मैंने गुजरात को डील किया है 2010 से लेके मतलब 16 तक। तो जब डील किया तब मुझे भी पता चला, हाँ यार गुजरात में बहुत डेवलपमेंट है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है धोलेरा, धोलेरा उसको भी मैंने डील किया है। तो मानना पड़ेगा कैसे उन्होंने, अभी इन्होंने 18 साल का टाइम दिया है और अभी भी कोई दूर नहीं हुई है। ये जहां से हो, जो भी करप्शन वाले हो, इनको 10 लाख की पेनल्टी लगाओ, छोटा से छोटा कर्मचारी, बड़ा से बड़ा कर्मचारी, सारे पकड़ में आएंगे। तो ऐसा हो गया, ये अचीवमेंट नहीं, अब यहाँ से एक नई टर्निंग पॉइंट स्टार्ट कीजिए। 18 साल का टाइम है विकसित उत्तराखंड के लिए। तो 14 साल मोदी जी ने 14 साल में वहां चेंज कर दिया था गुजरात को, तो आप 18 साल में क्यों नहीं चेंज कर सकते? मुझे तो लग रहा है 10 साल में चेंज हो सकता है सारा सब कुछ अचीवमेंट। और जो अगला हम 10 ईयर्स, यानी हम जो 2043 को मनाएं, उसको एक ऐसा जुबली के रूप में मनाएं जो कि विकसित उत्तराखंड हो। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं कि सिंगापुर का मॉडल और दूसरा जो मुख्यमंत्री काल है प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात में, उसको मानिए, उनके अनुसार काम कीजिए। तो इस टाइप का अचीवमेंट अभी कुछ नहीं है। हर जगह घोटालों से आप सख्त पेनल्टी लगाइए इमीडिएटली। जो ये ऑफिसर लायक नहीं है उनको बाहर हटाइए, इवन कर्मचारी, छोटा कर्मचारी से लेके ऊपर तक का, तब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वही काम मोदी जी ने वहां पे किया था, उनको सबको हटाया था, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली वहां पे खत्म हो गया था। अब होगा वो तो एक दूसरी चीज है, लेकिन आने वाला टाइम उत्तराखंड का है, वो कैसा है उसके लिए एक पूरी आपकी योजना बननी चाहिए। और हम शुभकामना आज से देते हैं कि आप उत्तराखंड को अच्छा बनाइए। और वैसे हो सकता है कि इन्हीं ऑफिसरों से बनाया जाए। जो ऑफिसर काम नहीं करना, 56 जे लगा के बाहर कर सकते हैं इमीडिएटली। उनको जा करके आप चेक कीजिए ना, देहरादून में मत बैठिए। अब मौसम विभाग वाला देहरादून से बोल देता जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भाई कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ ये तो चेक करने वाले। वैसे जो ऑडिट वाली टीम आएगी, ऑडिट जल निगम का कुछ प्रोजेक्ट यहाँ लग रहा है, अब बता रहे हैं अभी ग्राम पंचायत में वोट डालेंगे, बोला कि इतने इतनी आबादी है, 500 की आबादी है हर ग्राम पंचायत। कहाँ है आबादी? कुछ नहीं है। उन्हीं के हिसाब से जल जीवन मिशन का पानी खाए पिया जा रहा है। कोई किसी को मतलब कोई तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, किसी को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा। कल ही मेरी एक इनकम कस्टम से रिटायर है, उन्होंने मकान बना रखा, उनको कह रहे मुझे कनेक्शन नहीं मिला। बताइए, वो भी क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हुए। बताइए, ये बड़ी सोचने वाली बात है, मिस मैनेजमेंट। तो उसको ना चेक करना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी में। हम तो एक गांव में रह रहे हैं, तब पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके, किसकी क्या योजना है क्या नहीं है। जो आपका सेंटर का पैसा है, उस सेंटर पैसे को सेंट्रल चेक करे अच्छी तरह से। आपकी ठीक है डबल इंजन की सरकार है, उसको देखिए,
उसको ट्रिपल इंजन बनाइए, डबल इंजन बनाइए, उसका वंदे भारत का इंजन लगाइए, इस तरह से करके। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हम पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे। ब्यूरोक्रेसी को आप ठीक कीजिए, ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह एक दुखद सच्चाई है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड ने विकास के मामले में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में सिल्वर मेडल हासिल किया है। यह सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत बन चुका है। दोस्तों, हम भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, पर खुद क्या करते हैं? क्या हम जाति धर्म देखकर वोट देंगे? क्या हम रिश्वत देकर काम कराएंगे, या सच में बदलाव की नींव रखेंगे? अगर आप चाहते हैं कि अगले 25 साल अलग हो, तो आज से ही जिम्मेदारी उठाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सवाल हर घर तक पहुँचे। और हाँ, उत्तराखंड संवाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रावत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर बताया कि समस्या क्या है और रास्ता क्या है। दोस्तों, आखिर मैं थैंक बस यही कहूँगा, उत्तराखंड की असली उपलब्धि भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ एक साफ-सुथरे शासन की हकदार है। आइए, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएँ, ताकि आने वाले 25 साल घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि विकास की कहानी बने। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यू। नमस्कार।